में मैं बात कर रहा हूं, प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में आप समझें, है ना। इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। टारगेट बैच में भी हम लोगों ने प्रियम्बल लिया था, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और ये संविधान अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रियम्बल ही दिया हुआ है। यहां पर प्रियम्बल सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग प्रियम्बल से ही है। आप लोगों ने प्रियम्बल शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, प्रियम्बल को समझ रहे हैं, जो कि प्रस्तावना है। किसी भी चीज का सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह प्रस्तावना होता है। इसी बात को हम बताने जा रहे हैं। कितने लोगों को प्रस्तावना बिल्कुल याद है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, 100% विदाउट मिस्टेक, और जो अरेंज में है हाथ उठाइए जिन लोगों को याद है। ठीक, और इधर में कोई, बॉयज में कोई नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि प्रस्तावना, गड़बड़ाने की बात नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। एकदम 100% अगर याद है तो प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। आपको क्लियर है एकदम? ठीक, मान लेता हूं कि आपको एकदम बिल्कुल याद है। 100% प्रस्तावना को याद होना चाहिए। एकदम उसमें फुल स्टॉप कॉमा जैसे दिया है, एज इट इज याद होना चाहिए। एकदम याद कर लीजिए, वो मंत्र की तरह एक तरह से है ना। हम भारत के लोग से शुरू होता है, अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, एंड हो जाता है वहां तक। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये इंग्लिश हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल है ना। हिंदी अनुवाद भी ये चीजें का है। और प्रस्तावना पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन काफी है जो मैं डील करने जा रहा हूं, और मेंस का क्वेश्चन जो होगा उसको भी इसके बाद डील करेंगे। पहले इन स्लाइड्स को हम ले लेते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, फैक्ट आपके सामने है। जहां भी लिखित संविधान होगा वहां एक प्रस्तावना होगा। और सबसे पहले अगर प्रस्तावना जहां पर आई संविधान में, वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना सबसे पहले आया, और उसके बाद यह प्रचलन स्टार्ट हो गया। जहां जहां भी लिखित संविधान का निर्माण हुआ वहां पर प्रस्तावना को शामिल किया गया। इसलिए कहा गया है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद प्रस्तावना का मतलब क्या है, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। What do you mean by preamble? Preamble सीधा सीधा मतलब है एक इंट्रोडक्शन है, आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन है। संविधान ओवरऑल किस बारे में है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका विजन क्या है, किस तरह का पॉलिटी ये स्थापित कर रहा है, कैसी राज्य व्यवस्था है संविधान के तहत, उसका एक इंट्रोडक्शन, उसका समरी, सारांश, उसका पूरा इसेंस प्रियम्बल आपको दे रहा है। मात्र एक पेज पढ़कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा संविधान कैसा है। दैट इज द इंट्रोडक्शन। ये समरी हुआ, इसेंस हुआ, ये फंडामेंटल्स है जो एक जगह प्रियम्बल में बता दिया गया है कि दिशा और दशा क्या है संविधान की। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप आप स्थापित किए हैं, एक फेडरल सेटअप है, रिपब्लिकन सेटअप है, पब्लिक को राइट्स आप दे रहे हो। खुद पब्लिक ने इसको बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया है। संपूर्ण बातों को यहां पर रख दिया गया है। और देश के लोगों को रहना कैसे है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, आपस में भाईचारा है, पूरा इसेंस बेहतरीन ढंग से इसमें रख दिया गया है। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह एक इंट्रोडक्शन है, संविधान का सारांश है। पूछा हुआ है, यह वर्ड से पकड़ लीजिएगा अगर मल्टीपल चॉइस आता है तो। समरी है, दिस इज द समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। समरी बनाते हैं ना, सारांश, वही चीज है। मूल बातें हैं, फंडामेंटल है, जिसे कहते हैं इसेंस, कंप्लीट निचोड़, संविधान का निचोड़। संविधान का इसको परिचय पत्र कहा गया है। इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नाना N.A. पालखीवाला, ये संविधानविद और बहुत बड़े एडवोकेट, जूरिस्ट, आप जूरिस्ट कह सकते हो, न्यायविद, संविधानविद, इन्होंने इसको कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड है। किसको? प्रस्तावना को। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं। एक एक पॉइंट केवल इसेंशियल मैं दे रहा हूं जो आपको धारण कर लेना है। बढ़े आगे।
एकदम फटाफट अगर लिखना है लिखते रहिए, आराम से समय आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इतना चीज जान रहे हैं, सफिशिएंट आपका कवरेज है। फिर तो ये हो जाएगा, जल्दी करना है आपको, फास्ट, क्योंकि आपको एग्जाम के तरीके से भी नोटिंग करते जाइए। जस्ट पॉइंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, जो स्टाइल है वही स्टाइल आपका भी हो पॉइंट फॉर्म में। पैराग्राफ का कहीं कोई स्कोप नहीं है प्रीलिम्स के लिए, सब पॉइंट फॉर्म में। आंसर फॉर्मेट भी पॉइंट फॉर्म में ही हम देंगे, बताएंगे आंसर फॉर्मेट कैसे होगा, देन उसको पैराग्राफ में आपको कन्वर्ट कर लेना होगा। राइट, इतना आप लोग फटाफट कीजिए, ज्यादा समय नहीं, चूंकि फिनिश भी करना होगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, संविधान सभा में की जो बैठक शुरू हो रही है 9 दिसंबर को, यह दिसंबर का ही महीना है 1946 में, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान सभा में रख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रस्तावना बना, जिसे उद्देशिका कह रहे हैं आप। 13 दिसंबर कहीं तो रहे हैं, मैं क्या बोला, 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ संविधान सभा की प्रथम बैठक। वहां से जो बात हुआ, मैं ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स प्रथम ना, कुछ ही दिनों बाद फिर आगे आएंगे हम, पहले तो जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं अभी हम। देन 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आया है, क्लियर है? ठीक, अब चूंकि ये हाथ से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ये होगा, जब इसको टाइप तो हो जाएगा तो फिर टाइप हो जाएगा। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आप देखिए कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू इसको रख रहे हैं 13 दिसंबर को। उद्देशिका का प्रस्ताव कहां रख रहे हैं? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यह स्वीकार किया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा। किस डेट को? 22 जनवरी को 1947। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देशिका स्वीकार कर लिया गया, रखा गया 13 दिसंबर को 46 में और स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 47 को। यही उद्देशिका बाद में प्रस्तावना बन गया आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन आएगा, वाइटल प्रश्न आपके लिए आएगा कि प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, वेदर प्रिएम्बल इज एमेंडेबल, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? यह क्वेश्चन है, मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है, जिसका बिल्कुल एक आंसर है कि प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं। संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, 368 के तहत, यानी प्रस्तावना एमेंडेबल है, संशोधनीय है। ये स्टैंड आपको लेके चलना होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, आप सभी को ज्ञात होगा। और 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है, 3 न्यू वर्ड्स अंडर 42nd अमेंडमेंट। और तीनों न्यू वर्ड्स ध्यान रखना है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से प्रस्तावना में वाइटल वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं प्रस्तावना में, इसलिए कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। वो 3 ही वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़ा गया है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, इंटीग्रिटी, ये वर्ड जोड़ा गया है 42वां में। और ये कब जोड़ा गया है? केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद। केशवानंद भारती का जजमेंट 1973 में हुआ और ये जोड़ा जा रहा है 76 में, और सुप्रीम कोर्ट इसको ओके किया है, यानी कि ये जो एडिशन है ये मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं करता। ये बात आप ध्यान में रखिए। प्रश्न उठता है इसमें कि मूल बातों में संशोधन आप नहीं कर सकते। जब आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट करते समय ध्यान में रखना है, एक बात अभी आ रही है, कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार चला रहे हैं कि प्रस्तावना
कि मतलब प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। प्रस्तावना अमेंडेबल है, स्टैंड यही लेना है, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब 3 हुआ, जैसे मैंने बताया, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और वर्ड में चेंज कर सकते हो, यही ना 3 है। इसमें एडिशन, डिलीशन या वेरिएशन करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। मूल ढांचा, क्योंकि इसके अनेक वर्ड मूल ढांचा है, संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल बेसिस है, उसमें बदलाव नहीं होगा। मूल बातों में संशोधन नहीं, इसलिए मैं लिखा हूं मूल बातों में संशोधन नहीं, मूल ढांचे में बदलाव नहीं। जैसे आप हटाना चाहो सेकुलर वर्ड, नहीं हटेगा। सोशलिज्म वर्ड हटाना चाहो, नहीं हटेगा। ये बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया हुआ है। क्लियर हुआ? किसी को जवाब आराम से दे सकते हैं, संशोधनीय है कि नहीं, लघु भी प्रश्न आएगा, यही स्टैंड को पैराग्राफ में आपको राइट कर देना है। बस सिंपल सी ये बात आपको समझना है। अब ये आपको थोड़ा सा ये हो रहा होगा, ब्लर आ रहा है। अब आपके लिए मेहनत इसे मैं करता हूं। शुरू से ही एक रिसर्च स्कॉलर में रहा, जब से यूपीएससी हमने धारण किया, एक रिसर्च स्कॉलर के आज भी रोल में हूं। वैसे रियल में एक रिसर्च स्कॉलर में हूं। आई एम अ पीएचडी कैंडिडेट ऑल्सो, ठीक है। तो हमेशा खोजी बनिए, खोजी प्रवृत्ति का बनना है। प्रस्तावना के 4 इंग्रेडिएंट हैं, अवयव हैं। फुल क्वेश्चन भी है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। 4 इंग्रेडिएंट प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 4 मुख्य बात आप निचोड़ कर निकाल सकते हैं, जिसे इंग्रेडिएंट कहते हैं, अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहिए। पहली बात, संविधान के स्रोत का पता चलता है। सोर्स क्या है, इस संविधान का सोर्स क्या है, कैसे संविधान बना। तो पावर बता रहा है, अथॉरिटी बता रहा है संविधान का कि यह संविधान कहां से डिराइव हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हमने खुद बनाया है संविधान, कोई थोपा नहीं है हमारे ऊपर। हमारे लिए संविधान किसी और ने नहीं बनाया है, हमने खुद बनाया है। हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्टिंग है। वो बताता है कि यह लोक संप्रभुता पर आधारित है। हमने खुद संविधान को नर्चर किया है, बनाया है। डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। यह संविधान जो आज सबसे सैंक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसकी अथॉरिटी हमसे है, हम भारत के लोगों से है। यह बताता है कि सोर्स क्या है। पहला अवयव तो यही है। दूसरा अवयव बताता है कि चरित्र क्या है, नेचर क्या है संविधान का, कैसा बनाया है आपने, वो चरित्र बोलते हैं। वो कहता है कि यह एक सोवरेन है, मतलब संप्रभु, आगे आएगा, संप्रभु है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, चरित्र को बता रहा है। कैसा संविधान, सोवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी है, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है और रिपब्लिकन, गणतांत्रिक है। चरित्र को बताता है। जब ये वर्ड आप लेते हैं, सब वर्ड वाइटल है और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एक अवयव बताया कि स्रोत क्या है, कहां से अथॉरिटी लिया, और दूसरा कैरेक्टर बता रहा है, चरित्र बता रहा है, नेचर बता रहा है, और तीसरा बताता है उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट के रूप में आपको बता रहा है कि उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया। जस्टिस, आपके साथ न्याय हो। और जस्टिस सिंपल नहीं, विस्तृत कॉन्सेप्ट है जस्टिस का। वो जस्टिस है आपका, अगर आप देखें जस्टिस का, तो पॉलिटिकल है, वो जस्टिस इकोनॉमिक है ना। हर तरह का जस्टिस उसमें आपका आ जाएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऑल द वे ये जस्टिस आपको मिल जाएगा। संविधान अंगीकरण की तिथि, चौथा बताता है कि किस दिन आपने संविधान को एडॉप्ट कर लिया। 4 बातें फिंगर टिप्स पर। स्रोत क्या है, पहला बात, किस तरह का सिस्टम बनाया, चरित्र क्या है, और तीसरा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, और पांचवा किस दिन आपने इसको लागू किया। यही 4 इंग्रेडिएंट है, ऐसे समझना है। फिंगर क्लियर कट, सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए इसमें।
प्रस्तावना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है या है। अब जैसे भी घुमा दे, अगर ग्रिप है 4 बातों पर तो आप नहीं घूमेंगे। तो इतना पढ़िए कि बार बार उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजों को है, इन चीजों को समझ जाना है। सोवरेन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझिए एक एक वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं। सोवरेन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, राज्य कहलाने के लिए यह वर्ड जरूरी है। लैंड है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, तो भी कोई एरिया या गवर्नमेंट या पॉपुलेशन अपने आप में स्टेट नहीं बन सकता। स्टेट के लिए सोवरेनिटी जरूरी है। और जब सोवरेनिटी की बात आप करते हैं, संप्रभुता का, तो इसका मतलब है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, बाहर में पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। यानी कि आप गुलामी की अवस्था में नहीं हैं। जो पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं अंदर में, देश के अंदर आप लाइए। आप आधार वोटर को लिंक कर दीजिए, है ना, आप सीएए ले आइए, आप फार्म बिल बनाइए और बाद में खत्म भी कर दीजिए। आपकी पूर्ण आजादी है, नो प्रॉब्लम। और बाहर में अगर आपको लगता है कि चाइना से संबंध नहीं रखना है, नहीं रखिए, आपको कोई बाध्य नहीं करेगा। यूएनओ का मेंबर कल हट जाना चाहते हैं, हट जाइए। डब्ल्यूटीओ का मेंबर त्याग दीजिए। जलवायु सम्मेलन में हिस्सा ना लीजिए, आपको कोई डंडा नहीं दिखाएगा। यू आर टोटली फ्री, इंडिपेंडेंट टू डिसाइड योर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। विदेश मामलों में स्वतंत्र हैं, जो विदेश नीति आपको अपनाना है अपनाइए। और घरेलू मामलों में आंतरिक पॉलिसीज आप 100% इंडिपेंडेंट है। यह सोवरेनिटी का कैरेक्टर है। जो सोवरेन नहीं है वैसा नहीं कर सकते। भारत एक स्वतंत्र राज्य, आंतरिक बाह्य मामलों में स्वतंत्रता, इक्वलिटी विथ अदर सोवरेन कंट्री। अमेरिका के समान हम भी हैं। यह सोवरेनिटी की बात है, बराबर का बात है, सभी राज्य बराबर हैं। यही 4 अवयव को लेकर चल रहे हैं, ऐसे समझना है। सोशलिस्ट की अगर आप बात करें, सोशलिस्ट समाजवादी वर्ड प्रस्तावना में वर्ड है, जोड़ा गया है। यह कैसे जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा। सोशलिस्ट वर्ड तो हर जगह है, पार्ट 4 में भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सोशलिस्ट है, घुला हुआ है। जिस प्रकार दूध में मक्खन मिलेगा, वैसे ही सोशलिस्ट आपको डीपीएसपी में जगह जगह मिलेगा। समाजवादी फ्लेवर डाला हुआ है, ये फ्लेवर हर जगह है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको एकदम प्रत्यक्ष कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। एक्सप्लिसिट मतलब प्रत्यक्ष, बिल्कुल वर्ड ही लिख दिया प्रियम्बल में। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सीधे सीधे वर्ड मेंशन कर दिया। हालांकि शुरू से ये था, मिला हुआ था, जो सोशलिस्ट कैरेक्टर को बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सोशलिस्ट फिलॉसफी से ओतप्रोत है। एक्सप्लिसिट कर दिया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारा समाजवाद कैसा है समझिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब कि लोकतांत्रिक समाजवाद, न कि साम्यवादी समाजवाद, जो मार्क्स का फिलॉसफी था, कार्ल मार्क्स का, जो उन्होंने दास कैपिटल में लिखा है कार्ल मार्क्स ने, जो कहते हैं सर्वहारा वर्ग है और हैव नॉट का संघर्ष है। जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में जो एक स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। और अंत में क्या हो रहा है? ना कोई क्लास रहेगा, वर्ग रहेगा, क्लासलेस सोसाइटी, क्लास ही नहीं रहेगा, ना ऊंच रहेगा ना नीच, इस तरह की कोई बात नहीं है। सब लोग एकदम बराबर हो जाएगा और राज्य भी नहीं रहेगा। कार्ल मार्क्स की जो परिकल्पना है, स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी, राज्य भी नहीं रहेगा और वर्ग भी नहीं रहेगा। वैसा समाजवाद हमारा नहीं है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक विचारों से ओतप्रोत है, जहां पर जनता की भागीदारी है। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। हमारा समाजवाद ये नहीं है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। इट्स नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हालांकि इसको मॉडिफाइड रूप में धारण किया गया, लेनिन ने धारण किया। वो लेनिन का एक हो गया, लेनिनिस्ट सोशलिज्म हो गया। चाइना का
माओ वाला अलग सोशलिज्म था, सब लोग अपना अपना फ्लेवर डाला है। हमारा समाजवाद ज्यादा प्रेरित था, चूंकि नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे, है ना, वहां पर लोहिया के विचार, तमाम अगर विचार आप देखें तो वो चीज यहां पर मिल जाएगा। मूल में उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसीलिए यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर को भी आप बढ़ावा देते हैं और सरकारी कंपनी भी है इंडिया में। इंडिया में सरकारी कंपनी भी है, जैसे एयर इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में था, अब उसको हमने प्राइवेट कर दिया, वो टाटा के अंडर में चल गया। दोनों को स्वतंत्रता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है, प्राइवेट सेक्टर भी कंपनी है, और दोनों के माध्यम से अल्टीमेटली देश के विकास को सुनिश्चित करना है, यह उद्देश्य है। इसलिए यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। पब्लिक सेक्टर को, जैसे कि अगर साम्यवादी समाज होगा तो प्राइवेट का स्कोप नहीं रहेगा ज्यादा। चाइना में देखेंगे मैक्सिमम नेशनलाइजेशन मिलेगा, प्राइवेट का बहुत कम स्कोप मिलेगा। कार्ल मार्क्स कभी प्राइवेट स्कोप, निजी संपत्ति को आगे प्रमोट नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। हमारे यहां दोनों है, और अब तो ज्यादा हो रहा है। अब तो मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई और यह कारवां चलता गया, प्रथम पीढ़ी के सुधार, द्वितीय पीढ़ी के सुधार, तृतीय पीढ़ी के सुधार, और खासकर जो एनडीए की सरकार आई 2014 में और फिर 2019 में, अब देश में एक तरह से आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर पर बहुत बल दिया गया है, और सरकारी जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, इवन उसको सेल किया जा रहा है, क्योंकि वहां से प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूशन है, जो समाजवाद के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम कर रहा है। इसका एग्रेसिव रूप लेकिन आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, आलोचनात्मक ढंग से गवर्नमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हुए नहीं लिखना है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के सिस्टम के आप अंग बनना चाहते हैं, लेकिन जब सब चीज प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सोशलिज्म धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, क्योंकि एक बन रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बढ़ गई कुछ लोगों को कोविड काल के दौरान, और कुछ लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। आप देखे होंगे कितनी असमानताएं बढ़ी हैं। असमानताओं पर इंडेक्स भी आया है, वर्ल्ड इंडेक्स आया है ऑफ इनइक्वालिटी, असमानताओं पर, और साबित कर रहा है कि असमानता बढ़ती जा रही है। जो खाई है, जो दरार है, वो बढ़ता जा रहा है, हैव्स के बीच में और हैव नॉट के बीच में। कितनी संपत्ति बढ़ गई लोगों की, और यहां पर स्थिति और डाउन हुआ है। आप लोग देखे होंगे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं तो किस तरह से हुआ है। खैर वो सब्जेक्ट मैटर यहां नहीं है, लेकिन ये बात ऐसा है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता ये 42nd अमेंडमेंट में आया था, है ना। सेकुलर स्टेट ये भी है, ये सेकुलर वर्ड है प्रियम्बल में, जिसका मतलब है 42nd अमेंडमेंट में ये एकदम एक्सप्लिसिट कर दिया गया। पहले वर्ड नहीं था, उसको क्लियर कट लिख दिया गया अमेंडमेंट करके संविधान में, 42वां संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में इसको लिख दिया गया। और धर्म की स्वतंत्रता तो शुरू से ही है, वो उसी लाइन को इंडिकेट करता है, विजन वही करता है कि 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, जो पार्ट 3 है। इसका मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, नो ऑफिशियल रिलीजन। पंथ निरपेक्ष का मतलब है नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी राज्य अपना कोई धर्म एडॉप्ट नहीं किया है। सभी को धर्म मानने की और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूजा और उपासना की स्वतंत्रता है। लेकिन राज्य धर्म विरोधी भी नहीं है, एंटी रिलीजन नहीं है। सेकुलर मतलब एंटी रिलीजन नहीं हुआ, प्रीलिम्स में आया हुआ है ऐसा पॉइंट। सेकुलर होना मतलब एंटी रिलीजन नहीं हुआ, यह इंपॉर्टेंट बात समझना है इस बात को। इसके अलावा वर्ड आपको मिलेगा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक वर्ड भी आपको यहां पर मिल जाएगा, है ना, डेमोक्रेटिक वर्ड। और डेमोक्रेसी को परिभाषित किया है अब्राहम लिंकन ने, शुरू से आप लोग पढ़े हैं, फॉर द पीपुल,
ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। और हमारा संविधान ही है कि हमने खुद बनाया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका जो स्रोत है वही पॉपुलर मैंडेट को लेकर चलता है कि जनता ने खुद बनाया है, कोई कमेटी को नहीं दे दिया बनाने के लिए, हम लोग खुद बनाए हैं, चुनकर ये सारा काम किए हैं। तो डेमोक्रेसी यानी जनता के द्वारा, इसमें जनता की सहभागिता है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर पीपुल पार्टिसिपेट्स, सीले का डेफिनेशन है, जहां पर जनता की सहभागिता है, भागीदारी है। यही भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। पूरा डेमोक्रेटिक फ्लेवर है अगर आप संविधान में देखेंगे, शुरू से एंड तक, फर्स्ट टू लास्ट डेमोक्रेटिक फ्लेवर आपको मिलेगा। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता सीधे सीधे चुनती है अपने सरकार को। पॉपुलेशन कम है, हमारे यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यह संभव नहीं है कि सीधे सीधे आप प्रधानमंत्री का चयन कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल, बिलियंस में पॉपुलेशन है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहा जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी आप स्वयं नहीं जा रहे हैं, आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं। आप एमपी एमएलए चुनकर भेजते हैं ना, ये कैसे संभव है कि सब लोग जाकर एक बैठ जाएं और एक निर्णय करो, चलो जी देखना है कि ये वोटर आईडी और ये लिंक होगा कि नहीं होगा। आपके प्रतिनिधि ना वहां जाकर डिसीजन ले रहे हैं, और जो आपका ज्यादा लोकप्रिय है वो सरकार बना लेता है। यही तो सिस्टम है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, जिसे कहते हैं आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चला रहे हैं। चला तो आप ही रहे हैं, डायरेक्टली संभव नहीं है क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, दोनों चलता है, यही है। और इंडिया में यही सिस्टम है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में कैंटोन वगैरह सिस्टम है, वहां डायरेक्ट है। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, क्योंकि यहां पर संसदीय व्यवस्था का कंसेप्ट है, और वो प्रतिनिधि व्यवस्था के माध्यम से है, जनता प्रतिनिधियों को भेजती है, और लोकतंत्र तो है ही। सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कोई भी जाति धर्म भाषा क्षेत्र कहीं का भी रहने वाला है, क्वालिफिकेशन एक ही है, वो उम्र उसको हासिल हुआ 18 साल, वो क्वालिफाई कर जाएगा वोट देने के लिए, और अपना डिसाइड करेगा वो बंदा कि हम पर कौन शासन करेगा। पूरा जनता को अपने मालिक बना दिया। आप पर कौन राज्य करेगा, आप खुद करते हैं। थ्योरी यही कहती है, प्रैक्टिकल की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में अगर आप देखें, पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में राइट है। पार्ट 3 भी है, पार्ट 4 भी है। पार्ट 3 जस्टिसिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आपका ये होता है, तो क्या हो जाता है आपका, आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट मिलेगा, आपको उपचार हो जाएगा फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए वो चीज नहीं है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, जो आर्टिकल 37 कहता है। लेकिन दोनों जगह राइट है, फंडामेंटल राइट भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी राइट है। फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। समानता सबको दे दिया, सभी लोग समान है, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, कोई भी वर्ग हो, सब समान हो गया। राजनीतिक लोकतंत्र हुआ जब आपको राइट टू इक्वलिटी दिया जा रहा है, समानता का अधिकार, सबको एक तराजू पर ले आया। भेदभाव कहीं पर नहीं रहा, न धर्म का न किसी चीज का कोई बंधन नहीं रहा। यह राजनीतिक लोकतंत्र को बताता है। सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता दे दिया, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र को बताता है। और सभी को एक ही सिंबल दिया, मोहर मारा सब पर, नागरिकता का। सभी लोग नागरिक हैं, बिना किसी एब्नॉर्मेलिटी के, एक्सेप्शन के, सब नागरिक हैं। यह देश को राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेटअप करता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, क्योंकि वो कहता है कि जो नीचे है, डाउन ट्रोडन है, उसको उठाना है, इकोनॉमिक सपोर्ट करता है। इसलिए उनको मनरेगा के माध्यम से, जो किसानों को मिलता है 6000, उसके माध्यम से, जो अभी गरीब कल्याण किसान से जो अनाज दिया जा रहा है उसके माध्यम से, वृद्धावस्था के माध्यम से, काम के अवसर को, मातृत्व सेवाओं को प्रदान करते हुए
तमाम सुविधाएं दिया, लीगल एड दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो लोग सक्षम नहीं है उनको सक्षमता प्रदान की जा रही है, उनको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। यह राज्य का कैसा कैरेक्टर है? सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टर, कि तुम नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। डीपीएसपी लागू हो रहा है, अनेक डीपीएसपी लागू हो गए हैं अगर आप शुरू से देखें तो। और डीपीएसपी का उद्देश्य, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र ही है, राजनीतिक लोकतंत्र तो एक डिसीजन में स्थापित कर दिया आपने, सबको राइट दे दिया। और सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए कहा, जैसे जैसे राज्य के पॉकेट बढ़ता जाएगा, राज्य डिसीजन लेगा और डीपीएसपी को भी लागू करेगा। यह लोकतंत्र है। और लोकतंत्र हर स्तर पर है। आप ये देखिए, लोकतंत्र केवल एक जगह का नहीं है, पटना में केवल लोकतंत्र है और जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। यह यूनियन पर भी है। संघ सरकार भी बना रहे हैं तो लोकतांत्रिक माध्यम से, राज्य सरकार भी बन रहा है लोकतांत्रिक माध्यम से, स्थानीय स्तर पर सिस्टम को लोकतांत्रिक माध्यम से, वहां भी चुनाव हो रहा है पंचायत के माध्यम से, नगर पालिका स्थानीय स्तर पर है। यानी लोकतंत्र की विस्तृत अवधारणा है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। सेंटर में भी है, राज्य में भी है, स्थानीय स्तर पर भी है। पावर आप ही को दे दिया गया। 29 मामलों में आप फैसला ले सकते हैं। पंचायतों का कार्य आप खुद कीजिए अपने प्रतिनिधियों से। नगरपालिका को भी पावर दे दिया। यह लोकतंत्र की कंसेप्ट है कि यह आपका है। लोकतंत्र जनता की भागीदारी से होता है, इसलिए आप अपने मामलों को खुद प्रशासित कीजिए। कोई बाहर से ऊपर से नहीं आएगा, आपका डिसीजन कोई बाहर से नहीं लेगा। क्या निर्माण होना है नहीं होना है आप खुद डिसाइड कीजिए। यह लोकतंत्र की विस्तृत अवधारणा को, संविधान पूरी तरह लोकतांत्रिक फ्लेवर से, डेमोक्रेटिक फ्लेवर से ओतप्रोत है, यही मैं कह रहा हूं। और जब यह बात क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल एक क्वेश्चन कि आप भारत का संविधान लोकतांत्रिक फ्लेवर से ओतप्रोत है, यही पॉइंट आएगा। इतना ही को पैराग्राफ में लिखना है। मैं इसका भी क्वेश्चन है एक, कितनी बातें हैं, ये आपको इतनी ही सी बातें लिखनी है। हर जगह लोकतंत्र मिलेगा, फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएस में भी, सरकार के हर लेवल पर भी लोकतंत्र मिलेगा। पूरी तरह ओतप्रोत है अगर आप देखें तो। और प्रस्तावना में तो कहा ही है कि वो सारी बातें हैं, लोक संप्रभुता पर आधारित है, सारी चीजें लिख सकते हैं आराम से। बस इसी को केवल आपको अपने लेखनी से उसको मूर्त रूप देना है। गणतांत्रिक, हमने बताया गणतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारे देश में रिपब्लिकन सिस्टम है। दिख रहा है ना क्लियर लास्ट में, ब्लड नहीं ना है, ठीक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही रूप अलग अलग होता है। अब गणतांत्रिक मैं बोला हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, जब राज्य का हेड जो है इलेक्टेड है, तो राष्ट्रपति इलेक्टेड है अपने यहां, तो इसीलिए यह है रिपब्लिकन सिस्टम। यह हो गया रिपब्लिकन सिस्टम, मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था शुरू से ही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए यह गणतांत्रिक है। और अगर नहीं रहता इंग्लैंड जैसा, जहां पर राजा और रानी का कॉन्सेप्ट है, संविधान तो इंग्लैंड में भी है, अलिखित है लेकिन है, वहां पर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजतंत्र है वहां पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेकिन रियल पावर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को है, तो राजतंत्र मोनार्की भी हो सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों हो सकता है, गणतांत्रिक भी हो सकता है और राजतांत्रिक भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर वो मोनार्की दूसरा वाला हो जाएगा। न्याय जस्टिस की बात हो रही है, न्याय जस्टिस की बात हो रही है। न्याय वर्ड है ना, न्याय, और न्याय की विस्तृत संकल्पना प्रस्तावना में है। न्याय की विस्तृत संकल्पना है। कैसा न्याय, कैसा जस्टिस? इट इज सोशल, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। आप देखिए एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को बताता है ना। और उनके लिए अनेक कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय की बात हो रही है, आर्थिक न्याय की बात हो रही है। एक से एक स्कॉलरशिप
एससी और एसटी के लिए है। आप बीपीएससी क्लियर कर जा रहे हैं, एससी एसटी है तो उनको पैसा मिल रहा है मेंस की तैयारी के लिए। क्यों दे रहा है पैसा? एक्स्ट्रा तो है नहीं। पैसा इसलिए दे रहा है कि आपको पुश करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है जो स्टेट है, कि आप विकास के दौर में पीछे ना रहें। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को बता रहा है। आपके पास पैसा नहीं है, मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा और आप उसको करें। पॉलिटिकल, आप भी उस चेयर पर बैठे आईएएस के रूप में। एससी एसटी है तो भी उस चेयर पर आप बैठ सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं, चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यह न्याय की विस्तृत अवधारणा, कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी को बताता है जो संविधान निर्माताओं के माइंड में था और शुरू से ही लिखा गया है। इट इज सोशल, इट इज इकोनॉमिक, इट इज पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को बताता है, विस्तृत अवधारणा को बताता है न्याय। यह प्रस्तावना में लिपिबद्ध किया हुआ है। और जब बात आप फंडामेंटल राइट की कीजिएगा, फंडामेंटल राइट में, तो यहां पर भी न्याय मिलेगा आपको। सब लोग बराबर कर दिया, एक तरह से इक्वलिटी दिया गया है सभी लोगों को, जस्टिस दिया हुआ है, पॉलिटिकल जस्टिस वहां से आपको सबको मिल रहा है, सभी के लिए अवसर है। वहां रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। क्या बताता है? न्याय तक सभी की पहुंच हो, जो सक्षम नहीं है उनको भी सक्षमता प्रदान करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी न्याय की अवधारणा है, जगह जगह न्याय की अवधारणा है। 39B, 39C जो डीपीएसपी का पार्ट है, वो न्याय के ब्रॉड बेस कर रहा है, विस्तार कर रहा है। इट इज ब्रॉड बेसिंग ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। और यह कॉन्सेप्ट जो है वहीं से, रशियन रिवॉल्यूशन से है, जो न्याय की विस्तृत अवधारणा को लिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये रूसी क्रांति से प्रभावित है, जो रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में 1917 में हुई थी मॉस्को में। न्याय की कॉन्सेप्ट को ऐसे देखना है। सोशल का मतलब क्या, इकोनॉमिक का मतलब क्या, पॉलिटिकल का मतलब क्या। पॉलिटिकल मतलब सबको बराबरी कर दिया। सोशल को मतलब है कि भेदभाव नहीं रहा। आप देखिए किस तरह से अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है ना। तो ये सब बातें यहां पर की गई है जो आपको समझना है इन चीजों को। इक्वलिटी की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात अगर करेंगे, इक्वलिटी, समानता की बात करें, न्याय से इसका संबंध है। समानता है तो न्याय है, समानता नहीं है तो न्याय नहीं है। समानता की बात हो रही है, कोई भी विशेषाधिकार जो स्पेशल प्रिविलेज है हटा दिया। राय साहब, राय ज्यादा, वो जमींदार साहब हैं, जो ब्रिटिश दास्ता के अंदर में जो कॉन्सेप्ट था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके टाइटल थे और टाइटल के नाते 100 अधिकार था। उनके चेयर पर बैठ नहीं सकते, जमीन में जाना है, सजदा करना है, तमाम सी बातें हिस्ट्री के विद्यार्थी जानते होंगे कि वो युग क्या था। लिखा हुआ पढ़े हैं आप, फोर फादर्स सब महसूस किए हैं इन चीजों को अपने अपने समय में। स्पेशल क्लास था और आपकी कोई हैसियत नहीं, हैसियत को बराबर कर दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ संविधान ने प्रदान कर दिया फंडामेंटल राइट में। तो विशेषाधिकार खत्म, कोई स्पेशल पावर नहीं, आप 20 नहीं हैं, एकदम बराबर सब लोग। और इक्वलिटी को ब्रॉड बेस कर दिया गया, सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी हर तरह से बराबर कर दिया। सब लोग वोट देगा, एवरीवन जिसका 18 साल एज हो, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, कोई भेदभाव नहीं। पॉलिटिकल इक्वलिटी को बताता है, सोशल इक्वलिटी को बताता है, सारे बंधन को खत्म कर दिया। ये एससी है, एसटी है, लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, कुछ नहीं, सब लोग बराबर है, सब लोग सिटीजन है, एक ही मोहर है सब पर। इकोनॉमिक इक्वलिटी को बता रहा है, सब लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ेंगे और कहीं किसी को दिक्कत है पैसे का, इकोनॉमी का, राज्य उसको सपोर्ट करेगा, बैकअप देगा, पुश करेगा। हम हैं, पैसा दे रहा है। राज्य का लोक कल्याणकारी चरित्र है। अगर देखें तो इंडियन स्टेट इज इसेंशियली अ वेलफेयर स्टेट, इसलिए राज्य महंगाई भत्ता भी देता है, इसलिए राज्य जो है वृद्धावस्था पेंशन देता है कि नहीं सारा चीजें, इसलिए कि पुश कर रहा है। ये आपको लेसेस फेयर में नहीं मिलेगा, जहां पर प्योर लिबरलाइजेशन है,
जहां पर प्योर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, वहां नहीं मिलेगा। हमारा लोक कल्याणकारी चरित्र है। डीपीएसपी का उद्देश्य ही है कल्याणकारी व्यवस्था। और समानता है प्रतिष्ठा की और अवसर की भी। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, गर्ल्स को भी है, बॉयज को भी है, सभी को बराबर का अवसर मिलेगा। जिसमें मेरिट होगा वो आगे निकलेगा। इक्वलिटी का दो मतलब है फंडामेंटल राइट में बताएंगे। पहला मतलब समानता का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब लोग बराबर। यह इंग्लिश सिस्टम से आया है, एबी डाइसी का कॉन्सेप्ट है। सब लोग बराबर हैं। एक कॉमन नागरिक जो है, एक किसान से लेकर भारत का राष्ट्रपति तक बराबर है। सब लोग, जो देश का ऑर्डिनरी लॉ है, सब ऑर्डिनरी लॉ को मानेंगे। एवरीवन। राष्ट्रपति को कुछ प्रिविलेज दिया गया है, क्योंकि वो पद राष्ट्रपति का है। कोई बचेगा नहीं। सांसद एमपी भी जेल जाते हैं, उनका भी चेयर छीन जाता है। यह बताता है कि सारे ए टू जेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जितने भी सामान्य किसान हो, सामान्य लोग हो या टॉप लोग हैं, सभी लोग न्याय के समक्ष, कानून के समक्ष बराबर हैं। और समानता का दूसरा अर्थ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। कानून का, इसका क्या मतलब है? यह दूसरा मीनिंग। पहला मीनिंग तो लोग समझ गए, पहला मीनिंग आप लोग समझ गए। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी ऑर्डिनरी लॉ का है। कानून के समान संरक्षण को ऐसे समझना है कि कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, तीनों बराबर है, तीनों का लेवल अलग अलग है। तो मान लो कि ये है, ऐसे ऐसे सब लोग अलग अलग हैं। अब ये मान लो कि जनरल है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है। सभी का पोजीशन और समाज में अलग अलग स्थिति है। अब बराबर तो करना पड़ेगा ना, ये लेवल तो सबका लाना पड़ेगा कि सब लोग यहां पर आ जाए, एससी भी आ जाए, एसटी भी आ जाए, ओबीसी भी आ जाए और जनरल भी आ जाए। रियल में इक्वालिटी तो वही होगा कि एक लाइन में सब लोग आ जाए। तो पुश तो करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर रिजर्वेशन दी जा रही है। यहां पर अब एससी है तो 7.5% है ना, ये एससी है तो 15% है मान लो। यहां पर 7.5% आप दे रहे हो, यहां पर 27% दे रहे हो रिजर्वेशन। यह भी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। रिजर्वेशन के माध्यम से वंचित जो वर्ग हैं, डिप्राइव्ड क्लास हैं, जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, बिना क्षमता को प्रभावित किए, इफिशियंसी को डाइल्यूट किए हुए। इक्वलिटी को बताता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो आपको वहां पर हम करेंगे। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 वही बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव था वो खत्म है। न धर्म के आधार पर है, रेस है, कास्ट है, लैंग्वेज है, किसी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बोलिए कौन है, किनका प्रश्न था, कुछ है क्या? बोलिए। सर, अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन या फिर पूछा गया कि अगर सोशल का जो भेदभाव है अगर एक लाइन पे आ जाएगा, इकोनॉमिक के बेसिस पे या फिर रिलीजियस के बेसिस पे सब एक लाइन पे रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर किस टाइप का सोशल का निर्माण होगा? किस टाइप का सोशल? सब एक समान हो जाएगा तो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का स्थापना होगा। सभी लोग एक समान रूप से सभी को अवसर मिले, सभी लोग समाज के मुख्य धारा में आए, यही तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। जो लोग आगे खुद ही पहले से आगे हैं और कुछ लोगों को बैकअप दिया जाएगा, कुछ लोगों को बैकअप देकर। अब क्वेश्चन है बैकअप कब तक दोगे? 10 साल के लिए था, उसको एक्सटेंशन देते गया देते गया देते गया, अब 60 साल भी हो गया। कब तक बैकअप दोगे और किनको दोगे बैकअप? अब बैकअप देने का क्राइटेरिया क्या होगा? अलग ये फ्रंट है, ये एक अलग बात है। एससी को दे रहे हैं तो अब चिराग पासवान को भी मिलेगा बिकॉज वो एससी है। एसटी जोएल उरांव है, एमपी एमएलए है, तो उनको भी मिलेगा और वो अप्लाई करेगा तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि रोक नहीं है। क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट क्यों आया? अपने आप में रिजर्वेशन जो है, आरक्षण एक जटिल मुद्दा आज की तारीख में बन गया है। आरक्षण पर बहस की आवश्यकता हो रही है, बहस की आवश्यकता है। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इसका नाम लेते ही एक पॉलिटिकल यहां पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
कि क्यों दोगे रिजर्वेशन, रोक लगा दिया है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम रिजर्वेशन दो, लेकिन ये साबित करो कि वो बैकवर्ड है, और साबित करने के लिए डेटा दो, डेटा आंकड़ा दो कि वो बैकवर्ड है। आंकड़ा नहीं दोगे तो नहीं मानेंगे। और दूसरा, यह भी साबित करो कि रिजर्वेशन देकर जो क्षमता है, इफिशियंसी है, उसको खत्म नहीं होगा, इफिशियंसी डाउन नहीं होगा। ये दोनों वर्ड दिया हुआ है, संविधान का ही लाइन है। सर, तो फिर ऐसा बोला जा सकता है ना कि डेमोक्रेटिक, तो आपके कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक अभी कंट्री में नहीं है, क्योंकि अभी तो इक्वालिटी नहीं है। अभी ये मैं बात नहीं कहा, अभी दो चीज कहा, आप उसको ये मत कहिए। सर, वो आंसर कहने का मतलब अगर हम करेंगे ऐसा, आप बैठिए, वो अलग से आप कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक तो है ही, राइट टू इक्वलिटी ही कह रहा है कि इक्वल सबको, एक लाइन में इक्वलिटी सबको प्रदान कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह भी कह रहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब भेदभाव इसमें नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये एससी है, ये एसटी है, इसके अंदर भेदभाव नहीं है, सब एससी एक समान। ये नहीं कि ये मेन एससी है, ये वीआईपी एससी है, ये लोअर एससी है, नहीं, विद इन एससी ऑल इक्वल, विद इन एसटी ऑल इक्वल, विद इन ओबीसी ऑल इक्वल। ये कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेटिक है ही। ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा है रिजर्वेशन। अभी सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ बनाने का विचार कर रही है। क्या इंदिरा साहनी के जजमेंट को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है? चल रहा है ये माइंड में बात, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब वो दिन गए कि जो भी अब तो हर कोई कह रहा है राज्य में रिजर्वेशन दे दो। कोई 69% रिजर्वेशन दे रहा है, कोई 80% दे रहा है। और अगर मेरिट सिस्टम खत्म हो गया तो उसका क्या स्थिति होगा, आप समझ लीजिए। मेरिट खत्म हो गया तो फिर क्या हो गया, यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बैलेंस अप्रोच लेके आपको चलना पड़ेगा, संतुलित व्यू। अपने जाति, धर्म और भाषा से प्रभावित होकर अगर आप कुछ लिखते हैं या वक्तव्य देते हैं तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। इसलिए इस पर बहुत ही मैच्योर्ड भी अपनाना पड़ेगा। रिजर्वेशन इस देश में एक सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि पॉपुलर मैंडेट है। आप ध्यान रखिए, एससी एसटी एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट अवे एफआईआर नहीं होगा। बोला था ना, एसपी का परमिशन चाहिए तब एफआईआर होगा। किस तरह से भारत बंद हो गया था पूरा देश में। 98% केस एससी एक्ट के तहत फॉल्स साबित हो रहे हैं। 98%, ये डेटा में आया है। 98% केस जो एससी एसटी एक्ट के तहत लॉन्च हुए हैं वो फॉल्स साबित हुए हैं। ट्रायल नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है अंत में, और वो छूट गया है। लेकिन 10 साल तक वो फंसा रहा है इसमें। तो इसीलिए कहा कि भाई ऐसा ही केस नहीं हो जाएगा एफआईआर, पहले उसे परमिशन लो। पूरा हंगामा हो गया और लॉ लाना पड़ा भारत की सरकार को, और कहा कि नहीं, पुरानी व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी, सीधे सीधे एफआईआर। अब आपको बेल लेना पड़ेगा, पूरा ट्रायल होगा, चार्जशीट होगा, तब सारा काम होगा। इसलिए कि वोटिंग सिस्टम है, जनता के पास सबको जाना है। कौन नाराज करना चाहेगा पब्लिक को? कोई नहीं नाराज करना चाहेगा, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। पब्लिक को वोट के रूप में देखा जा रहा है। यह निगेटिव पार्ट हो गया, डिस्कशन का निगेटिव पार्ट हो गया। उसको वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। समाज जैसे जैसे मैच्योर होगा इन चीजों से, और कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सीटें धीरे धीरे सब खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। सीटें बची कहां हैं? बहुत कम सीट बनेगी। रिजर्वेशन अपने आप में डिकेड हो जा रहा है, धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाएगा। यही हो रहा है। एयर इंडिया में आप सैकड़ों पोस्ट था एससी एसटी का, अब टाटा से जाके लीजिए, खत्म हो गया। सीधे सेल हो रही है, गेल भेल सब में है, धीरे धीरे सारा परसेंटेज शेयर हो रहा है ना। ये सब चीज देखना होगा। तो इन चीजों को क्लियर कट है। बंधुता की बात करें, फ्रेटर्निटी, बंधुता, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कॉन्सेप्ट था, हम सभी भाई भाई हैं। बंधुता की भावना अगर देश में नहीं रहेगी तो फिर देश का इंटीग्रिटी कैसे रहेगा, अखंडता कैसे रहेगा, कि सब इस देशवासी भाई हैं। यह फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट प्रीएम्बल में दिया हुआ है, और सभी को एक ही है कि सभी नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं। इसीलिए बिहार का नागरिक यूपी का नागरिक नहीं है, सब लोग एक देश के नागरिक हैं। और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलता है, जो नेशनलिज्म है उससे इसको बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल फीलिंग।
हम एक देश के रहने वाले हैं, हमारा एक इतिहास है, कॉमन इतिहास है, कॉमन ज्योग्राफी है, हम लोग एक संस्कार से जुड़े हुए हैं, इस देश की मिट्टी से लगाव है। ये राष्ट्रवाद है। ये वो राष्ट्रवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो जर्मनी में और इटली में आया था। दैट इज एग्रेसिव नेशनलिज्म। ये कहता है बॉन्ड है, एक बॉन्ड जोड़ रहा है लोगों को। क्यों? कॉमन हिस्ट्री है, हमारा कॉमन कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहीं भी जाइए तो आपको ये मिलेगा। लैंग्वेज की बात है, आप हिंदी जाइए, वो नॉर्थ में भी मिलेगा, ईस्ट में भी, साउथ में भी, वेस्ट में, हर जगह हिंदी लोग समझता है, भले इफिशिएंटली ना बोल पाए, फ्लुएंटली ना बोल पाए। ज्योग्राफी भी सेम है, वो हिमालय सबको कवर करता है, जो मानसूनल विंड्स हैं सभी को कवरेज देता है। यह राष्ट्रवाद है, बॉन्ड प्रदान करता है। बॉन्ड मतलब जुड़ाव, यह फ्रेटर्निटी को स्ट्रेंथ देता है। और यह जरूरी है कि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, डाइल्यूट ना हो। ब्रदरहुड की बात यहां पर भी कही गई है मूल कर्तव्यों में। 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वहां पर भी ब्रदरहुड की बात कही गई है। और यह ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट में, यह सब आया है, बंधुत्व की बात, फ्रेटर्निटी। एक्चुअली फ्रांस की वो क्रांति थी जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यह गोल्डन ट्रायो था, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, वहां से सब आया। और प्रस्तावना का एक महत्व भी आपके पास आता है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, जो आप लोगों को समझना है इन चीजों को। प्रस्तावना के महत्व के बारे में इस पर एक फुल क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस क्या है। फुल क्वेश्चन है मेंस के लिए, यही अप्रोच बनेगा, प्रस्तावना का क्या महत्व है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि प्रस्तावना इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह विजन है संविधान निर्माताओं का। उनके माइंड को अगर जानना चाहते हैं, आज तो हमारे सामने वो नहीं है, लेकिन उनके माइंड को समझना चाहते हैं तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। एक बेसिक फिलॉसफी है, यह दर्शन बताता है कि संविधान किस दर्शन को लिए हुए है। गाइडिंग फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी है संविधान, इसका सिग्निफिकेंस इसी में है। फंडामेंटल वैल्यूज है, वो वैल्यूज क्या है, इक्वलिटी का, वो वैल्यू है जस्टिस का, वो वैल्यू है फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का। इसका महत्व इसी में निहित है। बेसिक वैल्यूज को, जो मूल्य है, वो मूल्यों को लिए हुए है प्रस्तावना, जिस मूल्यों के बिना यह संविधान अपने आप में बेकार हो जाएगा। इसलिए संविधान प्रस्तावना का महत्व है, इसके महत्व को डाइल्यूट नहीं किया सकता। यह विजन है, सोच है, दृष्टि है संविधान निर्माताओं का, किस प्रकार की व्यवस्था को वो बनाना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे। विजन बता रहा है और अकॉर्डिंगली मिशन इन्होंने बनाया। विजन के अनुसार मिशन होता है, विजन सोच और मिशन रोड मैप होता है। कैसे उस विजन को लागू करना है, विजन को लागू करने के लिए जो रोड मैप है, अप्रोच है, उसको मिशन बोलते हैं। प्रिएम्बल के बारे में एक मुंशी साहब ने बड़ा बढ़िया बात कहा, के मुंशी ने, जो पूछा हुआ है। राशि जानते हैं ना, कुंडली राशि, होरोस्कोप है, होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यह पूछा हुआ प्रश्न है। होरोस्कोप है, कुंडली है, एक तरह से पूरा आपका दिशा और दशा सब बता रहा है। यही है प्रस्तावना का महत्व। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि वेरी प्रेशियस पार्ट है, वेरी प्रेशियस पार्ट है, बहुमूल्य है। इन्होंने कहा था की टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की है, चाबी है संविधान का। यहां से खोलिएगा पूरा संविधान आगे दिखाई देगा। पहले दरवाजा खुलेगा तब ना, दरवाजा है, गेट है। ये ज्वेल सेट है, वर्ड देखिए, ज्वेल सेट, पूरा स्वर्ण आभूषणों से चीजें हैं, इतना बहुमूल्य चीजें हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा की नोट है, की नोट एड्रेस समझते हैं ना, कोई भाषण दिया जाता है तो कहते हैं कि की नोट एड्रेस, की नोट है, सबसे मेन बात है ये। और एम हिदायतुल्लाह ने बोला सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। संविधान के प्रस्तावना का क्या महत्व है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर संविधान के इंटरप्रिटेशन में, संविधान को व्याख्या करने में अगर कोई डाउट होता है तो प्रस्तावना से हम इंस्पिरेशन लेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का लाइन है कि प्रस्तावना
बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से है, क्योंकि संविधान के व्याख्या करने में भी प्रस्तावना की मदद ली जाती है। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस महत्व है। यही लाइन, यही अप्रोच लेकर आपको चलना होगा। अगर यह क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन आप बना सकते हैं 250 शब्दों में, अगर इतनी बातों को लिपिबद्ध कर देते हैं पैराग्राफ में, 2 या 3 पैराग्राफ में। आसान है कि नहीं? कहीं पर कुछ नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा सारा चीजें। प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में। छत्तीसगढ़ से लेकर कई जगह तो मैंने देखा है, पूछा हुआ है। यहां के लिए भी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस है आपको। ठाकुरदास भार्गव सीए लिखे हैं, ठीक कुछ पूछे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में थे ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा में थे, और उनके भाषण में, डिस्कशन में यह बात आया है। ये जो वर्ड लोग बोला है वही वर्ड पूछ देगा। बीपीएससी तो ऐसा ही वर्ड बोलता है। बीपीएससी कहां से खोज के फैक्ट ला के दे देता है, और आप लोग भी खोजी प्रवृत्ति के हैं, आप लोग भी सोर्स ढूंढ लेते हैं कि कहीं से पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे। बीपीएससी वाले भी सब रिसर्च स्कॉलर होते हैं, यूपीएससी से ज्यादा, है ना। तो उसी रूप में आपको काम करना है। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए ना। सुभाष कश्यप तो रिसेंट है ना, संविधान महासचिव थे, अभी रिसेंट है। अब मान लो कि कल जीतन राम मांझी भी बोल दिए। हम एक बात कह रहे हैं, हमें मेन आदमी को कोट करना है जो सबसे पहले बोला हो और डिग्निफाइड, मतलब शुरू में बोला हो। मैं संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण बता रहा हूं, उनके बात पर आएगा। ये अभी वर्तमान में कौन क्या कहा है उसे नहीं मतलब है। हाँ, अंबेडकर की बात मानेंगे ना। 16 उन्होंने 32 को कहा था, 32 को, आर्टिकल 32 को बोला था, प्रस्तावना को 16 बोला है वो, ठीक है। क्या संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना? फुल क्वेश्चन आया हुआ है। वेदर प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना? इसको इस स्लाइड में हम लोग डील कर रहे हैं। और यह क्वेश्चन आया कि सबसे पहले यह मुद्दा आया तो भारत सरकार को भी समझ में नहीं आया। भारत सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लेते हैं। भारत सरकार राय ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से, यस और नो? किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति लिखित में भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट की राय दीजिए इस मुद्दा पर, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, लोकहित का मामला है। और यह मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट को, भारत के राष्ट्रपति ने भेजा। और राष्ट्रपति तभी ना भेजेगा जब कैबिनेट की सिफारिश होगी। वो तो मैं बोला हूं कि राष्ट्रपति केवल कलम चलाने वाला सिपाही है, जो इधर से गया वो सीधे पास कर देगा। राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर है। यह मुद्दा गया था, रेफरेंस यह गया था, रेफरेंस मैंने संदर्भ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 143 के तहत, और केस था बेरूबारी यूनियन केस 1960। यह केस का नाम है, लेकिन सलाह मांगा गया था 1960 में बेरूबारी केस में, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? और सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा इस पर, और बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेट निर्णय यह हुआ, पूरा चीज लिखा गया है, जो जजमेंट है, निर्णय है, तमाम सी बातें हैं, बट कंक्लूजन यही है कि दैट प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो 1 से शुरू होता है, उसके पहले नहीं। ये पहला जजमेंट है। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, ज्यूरिडिक्शन है, एक अधिकारिता का नाम है रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, गोलकनाथ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में पलट दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने बातों को बाद में चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं रिवाइज कर देना, संशोधन कर देना। गोलकनाथ के बात को पलटा ना केशवानंद में, यहां पर भी वही हुआ। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, बाद में 1973 में, ये तो 60 का फैसला था, 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का माइंड अलग ढंग से काम किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा केशवानंद भारती केस में? केशवानंद तो आप जानते ही हैं, वो संत के रूप में आपको याद करना है। केशवानंद नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। केशवानंद लैंडमार्क है। अगर 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है
तो केशवानंद अपने आप एक सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जो बातें वहां कही गई है वो नजीर बन गई, प्रेसिडेंट बन गई, और देश का संविधान उसी से आगे बढ़ रहा है। यहां पर भी जब प्रस्तावना को डील कर रहे हैं तो केशवानंद भारती जी की याद आ रही है। 1973 में यह मामला आया और अर्लियर भी को रिजेक्ट कर दिया, बेरूबारी केस को कहा कि उसको सुपरसीड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया केशवानंद में। और क्या कहा कि प्रियम्बल जो क्या है, संविधान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और आज का यही व्यू है। आज का व्यू यह है कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। यह आपको ऐसे समझना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कहा कि जब संविधान का निर्वचन की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है, संविधान को व्याख्या करने की बात है, तो उसकी व्याख्या किसके आलोक में करना है? प्रियम्बल के आलोक में करना है, प्रस्तावना के आलोक में है, जो मैंने पहले बताया भी। सब प्रस्तावना का महत्व है, कई गुना महत्व बढ़ गया। यह बात ऐड कर देना है जब महत्व की बात आएगी। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा है और संविधान की व्याख्या भी प्रस्तावना के आलोक में किए जाने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि प्रस्तावना अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक तरह से संविधान का हिस्सा है। यह दिया है। बाद में एलआईसी केस में भी यही बात हुआ, एलआईसी वर्सेस सीईआरसी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा। लेकिन एक दूसरी बात आती है कि जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है तो आप क्या करते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। यह नॉन जस्टिसिएबल है, सामान्यतः न्याय निर्णय नहीं है। फंडामेंटल प्रस्तावना को अगर सरकार लागू नहीं करती है तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, न्याय निर्णय नहीं है, सामान्यतया। हालांकि उसके कई बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में है। सोशलिज्म लागू नहीं हो रहा है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं एंटरटेन करेगा। लोगों को इक्वलिटी नहीं मिल रही है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता नहीं मिल रही है, नॉर्मली नहीं करेगा, क्योंकि न्याय निर्णय नहीं है। ये जजमेंट में आया हुआ है ये बात प्रियम्बल का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये सारा चीजें रहा। विद दिस आई एंड कि इस तरह से आप प्रियम्बल का इस तरह से आप बात करेंगे, कोई भी चीज आपको मिलेगा, आप प्रीलिम्स का दूसरा चीज मैं आपको बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, सभी लोगों पर मुझे फुल फेथ है, विश्वास भी है। प्रियम्बल पर अब तक कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में और पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे बीपीएससी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई भी हो, क्वेश्चन को लिखकर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इस डिस्कशन से कवर में नहीं आया? पहले तो 100% आ गया, मैं मान के चल रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि प्रियम्बल का यह क्वेश्चन किसी पीसीएस में पूछा हुआ है या यूपीएससी में इस डिस्कशन में कवर नहीं हुआ है, तो आप हमको बताइए और हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रियम्बल पर मेंस का कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक रिसर्च स्कॉलर बनिए और हमको भी बताइए कि यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमको बताइए, तभी हेल्दी डिबेट होगा और सारी बातें आएंगी, इससे आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन वाला एक दो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। शशि प्रभा जी, थोड़ा धीरे पढ़ाएं सर। और ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, थोड़ा स्पीड तो हो ही जाता है, बट ये शुरू से ही है, मुखर्जी नगर का ही संस्कार है कि ये सब अपना ये चलता है। के एम मुंशी के स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। के एम मुंशी का स्टेटमेंट किस में आया था जी? के एम मुंशी का स्टेटमेंट जो है, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए। हाँ, ये के एम मुंशी ये संविधान सभा में थे और इन्होंने इस बात को कहा था कि संविधान जो है इसको हॉरोस्कोप है, इस रूप में उन्होंने कहा था कि हॉरोस्कोप है। ये वर्ड आया हुआ है कि आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है प्रियम्बल? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप को क्या बोलते हैं हिंदी में आप? राशि या कुंडली, जो भी कहें। यह पूछा हुआ है कई पीसीएस में। यह के एम मुंशी का स्टेटमेंट है और के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, सम्मानित सदस्य थे, बहुत लीड हो रहा है के एम मुंशी का।
तो ये चीज है। और इसमें देखिए आपका ये लॉक हो गया, बताइए। और हाँ जी, ठाकुरदास भार्गव का भी ये मैंने बोला इसी में है। ठाकुरदास भार्गव का हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये सब टाइपिंग में आ जाएगा, तो और स्टैंडर्ड हो जाएगा। हम लोग केस करेंगे तो इस चीज को करना है। ठाकुरदास भार्गव ये सीएम मतलब संविधान सभा के भी मेंबर थे। प्रस्तावना के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है, इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। क्योंकि संविधान सभा का थे, तुलना नहीं करना है आज के लोगों का, सुभाष कश्यप वगैरह का। तो इन्होंने प्रेसियस पार्ट बोला था, मतलब बहुमूल्य हिस्सा। प्रेसियस पार्ट मतलब बहुमूल्य हिस्सा है क्या? प्रस्तावना। किसका हिस्सा? संविधान का। की टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान का की है, चाबी है, ऐसे समझिए। की टू इन्होंने बोला था कि ज्वेल सेट है। ज्वेल सेट एक तरह से रत्न का भंडार है, वो सारे रत्न उसमें डाले हुए हैं। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सब कुछ है। इसलिए ज्वेल सेट का, ज्वेल सेट क्या होता है? तमाम उसमें होते हैं, सब चीज मिलेगा उसमें। वैसे ही इसमें सब कुछ डाला हुआ है, ये इन्होंने बोला था। अर्नेस्ट बार्कर जो है ये ब्रिटिश संविधानविद हैं, अर्नेस्ट बार्कर। और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि यह की नोट है, पूछा हुआ है की नोट। की नोट मतलब होता है मेन भाषण, मुख्य व्याख्यान, मुख्य व्याख्यान। की नोट ये अर्नेस्ट बार्कर का था, ERNEST बार्कर, BARKER। और M हिदायतुल्लाह, इन्होंने M हिदायतुल्लाह भी थे। इन्होंने कहा था कि सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की आत्मा, ये M हिदायतुल्लाह बोले थे। और कंफ्यूज नहीं करना है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था कि भारतीय संविधान की आत्मा है। 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये प्रस्तावना को बोल रहे हैं, हाल ही में आया हुआ है ये क्वेश्चन, या आप ही लोगों के कहीं पर सेट में देखा मैंने, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर। लिबर्टी क्या है? अब लिबर्टी की अगर आप बात करें, लिबर्टी का देखिए, तो लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता की बात करता है, आजादी की बात करता है। ये कैसी स्वतंत्रता? जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सके, जो परमिसिबल हो। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है, जीवन की स्वतंत्रता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन आपातकाल में भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नहीं जिएंगे तो कैसे काम होगा। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, और व्यक्तिगत आजादी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में माना गया, जो कि सर्व प्रमुख नंबर 1 अगर फंडामेंटल राइट है तो यही है। अगर जिएंगे उसके बाद समानता की बात आएगी, उसके बाद स्वतंत्रता की बात आएगी, उसके बाद अन्य बात आएगी, कोर्ट जाने की बात आएगी। अगर आप जिएंगे ही नहीं तो क्या बचेगा? इसलिए जीने के अधिकार को कहा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और कहा कि जीने का अधिकार किसी शर्त पर खत्म नहीं किया जा सकता है। यह बात, यह लिबर्टी प्रियम्बल में भी है और फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। और कुछ साम्यवाद के बारे में ओके। और लास्ट है, चलिए साम्यवाद क्या है समझिए। समाजवाद और साम्यवाद दो कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, इसको भी आप लोग समझिए। समाजवाद और साम्यवाद कई लोग नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए। समाजवाद और साम्यवाद, ये पूछ सकता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। समाजवाद को कहता है सोशलिज्म और साम्यवाद को कहता है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, और यह है सोशलिज्म। यह कार्ल मार्क्स से आया है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का जो था, जो दास कैपिटल बुक लिखा था, दास कैपिटल फेमस बुक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इसका बुक था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह कहता है साम्यवाद, समझिए बात को। साम्यवाद कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूछेंगे वर्ग कौन है? एक वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है, दूसरे शब्दों में एक वर्ग जिसके पास संपूर्ण संसाधन है, और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी उस वर्ग का है जिसके पास कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सत्ता पर कब्जा लिया हुआ एक वर्ग है
चंद लोग हैं जिनको सारा संसाधनों पर उनकी पकड़ है, पहुंच है, और इन दोनों के बीच में इतिहास में सदियों से संघर्ष चला आ रहा है। द हिस्ट्री इज नथिंग बट द क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष है। और इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, आर्थिक आधार पर, और कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये जो सर्वहारा वर्ग है, प्रोलेटेरिएट है, वो संघर्ष कर देगा उसके विरुद्ध में। जो चंद लोग हैं लेकिन संपूर्ण संसाधनों पर जिनका अधिकार है, उनके खिलाफ संघर्ष करके जीत जाएगा, और अंत में वह वर्ग खत्म हो जाएगा, वर्ग ही नहीं रहेगा, हैव और हैव नॉट का अंतर मिट जाएगा। क्योंकि जो चंद लोग हैं जिनके पास संपूर्ण कब्जा है संसाधनों पर, उसको राज्य भी बैकअप दे रहा है, इसलिए राज्य को भी नष्ट कर देना है, राज्य भी नहीं रहेगा और वर्ग भी नहीं रहेगा। इसका अल्टीमेट जो गोल बनाया कार्ल मार्क्स ने, कहा क्लासलेस यानी वर्गहीन और स्टेटलेस यानी राज्यहीन सोसाइटी बन जाएगी। एक अराजक व्यवस्था होगी जहां पर सब लोग सब काम करेंगे, ना कोई क्लास होगा और ना ही कोई स्टेट होगा, ना कोई शासन करने वाली दमनकारी अथॉरिटी होगी। ये साम्यवाद का कार्ल मार्क्स का चरित्र है। जो कार्ल मार्क्स अर्ली मार्क्सिज्म नहीं, जो मैच्योर मार्क्स है वो ये बोलता है। ये पॉलिटिकल साइंस का ये फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी में भी ये पढ़ाया जाता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहता है ये संघर्ष सदियों से चला आया, लेकिन कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी कहीं लागू नहीं हुई, क्योंकि ये राज्य को ही नष्ट करने की बात करता है, ये खूनी क्रांति की बात करता है कि संघर्ष होगा, भयंकर संघर्ष होगा। उस संघर्ष में हैव और हैव नॉट के बीच में, उसमें हैव मिट जाएगा क्योंकि ये लोग मुट्ठी भर हैं, और टोटल एक तरह से क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लास को कौन बना रहा है? हैव बना रहा है, जिनके पास है। जिनके पास है नहीं वो तो 99% है। और इस प्रकार क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगा। ये जो समाजवाद की बात करता है, ये समाजवाद कहता है, पहली बात वो राज्य को मिटाने की बात नहीं करता, दूसरी बात ये क्लास स्ट्रगल की बात नहीं करता, जो वर्ग संघर्ष है इसकी बात नहीं करता, राज्य को खत्म करने की बात नहीं करता। ये कहता है समाजवाद कि जो हैव है और जो हैव नॉट है, हैव तो ठीक है जहां पर है, हैव नॉट को राज्य मदद देगा। यानी राज्य के पॉजिटिव भूमिका को बताता है कि जो हैव नॉट है, जिनके पास अवसर की कमी है, संसाधन की कमी है, उनको सपोर्ट कौन करेगा? राज्य मदद करेगा। जो कि आप देख रहे हैं कई जगह पर यह बात होगा, तो सभी को अवसर मिलेगा, और जिनको अवसर नहीं मिलेगा उनको बैकअप स्टेट भी देगा। इसलिए स्टेट का बिग रोल है। यहां पर ड्राइविंग सीट में कौन है? स्टेट। यहां पर तो स्टेट खत्म हो जाता है अल्टीमेटली, यहां पर ड्राइविंग सीट में स्टेट है, क्योंकि स्टेट निर्धारित कर रहा है कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों जस्टिस यहां पर हो और इक्वलिटी हो। यह सोशलिज्म की बात करता है। और जहां पर कमी है वहां स्टेट कमांड करता है, कंट्रोल करता है, और हर तरीके से सशक्त बनाता है, और उतना रिसोर्सेज को इन्फ्यूज भी करता है, इंजेक्ट भी करता है। यह समाजवाद है। समाजवाद में राज्य की अहम भूमिका है। लेकिन भारतीय समाजवाद वो समाजवाद नहीं है जो कि चीनी समाजवाद है, वो समाजवाद नहीं है जो लेनिन के राज्य में समाजवाद आया। यहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता है, और यहां पर स्टेट का हार्ड रोल नहीं है। यहां पर रिजर्वेशन देकर और तमाम संसाधनों राज्य जो दे रहा है उसके माध्यम से सबको इक्वल फुटिंग पर लाने का प्रयास है। लेकिन वो समय सीमा तय नहीं करता भारतीय समाजवाद कि इतना साल में सब बराबरी पर हो जाएगा। देयर इज नो टाइम लिमिट। सब लोग को धीरे धीरे सशक्त करते हुए समतामूलक समाज बनाने का प्रयास है। एक झटके में सभी को राजनीतिक समानता तो नहीं दे दिया, राइट टू वोट कर दिया, सबको इक्वलिटी कर दिया, और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए भी राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका लगातार और आज के डेट तक जारी है। इसलिए आपको कार्ड मिलता है, राशन कार्ड, और तमाम सी सुविधाएं मिल रही है। ये राज्य का समाजवादी चरित्र है। और इसलिए रिजर्वेशन तब तक रहेगा जब तक ये गोल्डन वर्ड्स प्रीएम्बल और संविधान में छाए रहेंगे। ठीक है, और कोई है क्वेश्चन? Which right has taken first? Which right has taken first during emergency? देखिए,
एक क्वेश्चन है, एक प्रश्नकर्ता है, ये पूछे है कि किस राइट को इमरजेंसी में सबसे पहले ले लिया जाता है। ये इमरजेंसी का क्वेश्चन है, वहां आप पूछ सकते हैं, जब से इमरजेंसी जब बताएंगे वहां पर है। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे टेकअप करता हूं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत जब देश में इंपोज होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, चाहे वो वॉर हो, युद्ध हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो। आर्म्ड रिबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। भारत का राष्ट्रपति घोषणा करता है कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर। क्वेश्चन उन्होंने किया है कि जब आपातकाल लग जाता है तो कौन सा अधिकार पहले ले लिया जाता है। इसका उत्तर है कि कोई भी अधिकार आपातकाल लागू होने से एकाएक खत्म नहीं होता है। आप अपने व्यू को क्लियर कर लीजिए। संविधान कहता है, भारत का संविधान, कि आपातकाल लगने का मतलब यह नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट खत्म। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब 352 के तहत आपातकाल लगेगा तो आपातकाल लगने के बाद या साथ में एक और घोषणा होती है, जो घोषणा होती है 359 के तहत, 359 के तहत एक प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति की घोषणा होती है। राष्ट्रपति की घोषणा होती है, राष्ट्रपति की घोषणा होगी। ये ध्यान दीजिए, किसके तहत? 359 के तहत। और उसमें राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि कौन कौन से राइट आपको ले लिए जाएंगे, कौन सा पहले लिया जाएगा। यह संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सरकार का निर्णय होता है कि किस राइट को स्टॉप कर दिया जाए, सिवाय 2 राइट का, 21 और 20 और, तो ये 2 राइट 20 और 21 ना, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब राइट सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कौन सा राइट निलंबित होगा, यह लिखा होगा राष्ट्रपति की उद्घोषणा में। जो आपातकाल लागू होने के बाद एक अलग से ऑर्डर जारी होता है 359 के तहत। और क्वेश्चन है कोई? तो आज का तो टाइम फिनिश हो रहा है। कल के बारे में आप घोषणा कर दें कि कल क्लास है कि नहीं। कल 25 है। ग्रुप के थ्रू सूचना मिलेगी। ठीक, ग्रुप के तहत आपको सूचना मिलेगा। अगला क्लास जब भी होगा, मतलब कल हो परसों हो, आपको सूचना सबको मिलेगा। तो केवल और केवल मैं आंसर फॉर्मेट पर बताऊंगा, यानी कि संविधान के मूल विशेषताएं और प्रस्तावना, इन दोनों पर जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी आंसर है, आप उसका आंसर आपके समक्ष होगा। क्वेश्चन और उसका आंसर, और आंसर में पॉइंट फॉर्म में बताऊंगा कि ये बातें आना चाहिए आपके आंसर में, और आपको उसको अपना पैराग्राफ में सेट करना है, मुझे दिखाना नहीं है। आप उतनी बातों को बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब जैसे करते हैं, उसको पैराग्राफ में सेट कर देना है, क्या क्या बात है। आपको भी एक, आपके लिए मैं बोला कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन प्रीएम्बल से, या फिर अगर वो होता है, क्या नाम है आपका, मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स मेंस का जितना भी क्वेश्चन है, आप भी अपने नजरों से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। आप अजीत जी के माध्यम से हमको कम्युनिकेट हो जाएगा, इनको कम्युनिकेट कीजिए, ये हमें भेज देंगे, तो उसको भी हम समाहित कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसका आपके समक्ष आंसर देने में हमें भी सहूलियत हो जाएगी। अगर कुछ मुझसे छूटेगा तो उसके माध्यम से भी हो जाएगा। तो आप लोग भी क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, पीसीएस का, यूपीएससी का, प्रीएम्बल का, और संविधान के मूल विशेषताओं के बारे में 2 चैप्टर। और अगला जो क्लास मैं लूंगा, इंडिया एंड यूनियन, जो चैप्टर 1 का, आर्टिकल 1 का जो सब्जेक्ट मैटर है वहां से आएगा। उम्मीद है पूरी तरह पढ़कर आएंगे, 100% ग्रिप बनेगा अगर पढ़ के आते हैं तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर रहेगा। जो समय बचेगा उसके बाद मैं इंडिया एंड यूनियन लूंगा।